नमस्कार द अर्थ न्यूज देख रहे हैं सब। मैं हूं आपसे साहिल केरनी। रियल इशू में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक वीकेंड कार्यक्रम रद्द कर व्हाइट हाउस लौटने के बाद दुनिया भर में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका ईरान पर नए सैन्य हमलों की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट, तेल सप्लाई पर खतरा, इसराइल लेबनान बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियां और परमाणु वार्ता की विफलता ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों ने अमेरिका से संयम बरतने की अपील की है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध की तैयारी में। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और सुरक्षा रणनीति पर पड़ सकता है। सवाल यही, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या अभी भी कूटनीति के दरवाजे खुले हैं। तो तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातों को लेकर चर्चा करेंगे और खुल के समझने की कोशिश करेंगे इन सब बातों को। डॉक्टर अभिषेक अलावत हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। कैप्टन अनिल गौर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत में करूंगा डॉक्टर अभिषेक अलावत सर से। सर, किस तरह देख रहे हैं? हम काफी देर से हम जिक्र करी जा रहे हैं अमेरिका ईरान युद्ध का। अ, ठीक है, युद्ध विराम तो है, कहीं ना कहीं 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 छुटपुट हरकतें चलती रहती हैं, पर अब क्या लगता है कि दोबारा से तैयारी कर रहा है अमेरिका? इसराइल ने बहुत बार उकसाया है। सर, सब प्रथम साहिल जी आपको और अनिल सर को और सर को मेरा प्रणाम। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और ये जो हम स्थिति देख रहे हैं, ये इसका कारण केवल अमेरिका की तरफ से मिक्स सिग्नल्स जो भेज रहे हैं पिछले अगर हम 2-3 दिन के पीछे की जो अगर हम सारी न्यूज को फॉलो करें, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान एक तरफ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है ईरानियंस के साथ, एक तरफ कतरी डेलीगेशन है वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। परंतु ईरान की तरफ से मैसेजेस ये आ रहे हैं कि ट्रम्प इज डिमांडिंग टू मच, जितना कि वो कंसेशन नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि एक तरफ ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि पीस डील कुछ ही घंटों में आ जाएगी, और एक तरफ ये कहते हैं कि हम पिछली बार से भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मिक्स सिग्नल्स हैं अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से अभी भी हॉर्मोज स्ट्रीट की वजह से पूरा यूरोपियन यूनियन इस समय सैंक्शन करने की प्लानिंग कर रहा है। यूरोपियन यूनियन बहुत परेशान है, वेस्ट एशिया बहुत बुरी तरीके से, हमारा मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से इस युद्ध की चपेट में है ही। सऊदी, कतरीज, यूएई, इन सब के ऊपर बमबारी हो ही रही है। और जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए हैं, तो उससे ये आज की तारीख में हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। और इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, केवल भारत नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा है जो इससे इफेक्ट से बचा रह गया हो। तो इस पे पीस के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, पर द ओनली प्रॉब्लम विच आई सी इज द बिहेवियर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। जी। ठीक है सर, करता रुक मैं कैप्टन अनिल गौर सरकार रुक करना चाहूंगा। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं अब आने वाले समय के अंदर क्या कोई स्थायी हल निकलता हुआ नजर आएगा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर? सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, सर अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। अच्छा। तो नमस्कार आपको और सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। ऐसा है, देखिए, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो प्रॉब्लम ये है कि ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही चीज जो है, इसी के लिए देखिए ये सारा युद्ध, अगर आप पूरा बैकग्राउंड में जाएंगे, ये युद्ध शुरू इसीलिए हुआ था। इससे पहले कि जो अमेरिका ने स्टैंस लिया था वो भी इसीलिए लिया था। जो संधि हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसको रद्द करने का भी वही रीजन था कि ईरान जो है यूरेनियम को एनरिच करे जा रहा था। हालांकि वो संधि में सिर्फ था कि 3.5% करना है उसके, पर वो अब 60% तक पहुंच गया। इसका मतलब वो क्लैंडस्टाइनली चल रहा था काम इसका, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रद्द किया। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप उसी जगह खड़े हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो है एनरिच यूरेनियम जो है वो आपको वो देना ही पड़ेगा हर हालत के अंदर। और इसके अलावा जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी, क्योंकि
पूरी अंडर सुपरविजन होगी। वो ऐसे फ्री फॉल नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। तो ये दो बातें हैं जो सबसे बड़ी, जिसकी वजह से ये हॉर्मुज़ को बंद करने का, जो ईरान ने जो उधर अपने वो लगाया उसके ऊपर अपना एक वो कहते हैं ना वो जो टोल टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि जी $2 मिलियन देगा जी हर शिप जो जाएगा यहाँ से। और ये सारी बातें उसके आगे चलती, क्योंकि ईरान काउंटर मेजर्स के चक्कर में। बट जब तक ये यूरेनियम जो है उसका ये वहां से नहीं निकलेगा, ये हॉर्मुज़ के अंदर ये जो संकट बना हुआ है दुनिया के अंदर, ये खत्म नहीं होने वाला। अमेरिका चाहे ग्राउंड अटैक करे ना करे, उसमें कोई उसको इतनी दिलचस्पी नहीं है। वो इवन विदाउट ग्राउंड अटैक ईरान के ऊपर इतनी बमबारी कर सकता है कि ईरान का पूरा नक्शा बदल दे, पूरा का पूरा। वो कोई उसमें वो नहीं है। इससे होगा क्या, जब तक देखिए ये जो अड़ियल नेचर है जो ईरान का, और वही सब सारी दुनिया को डरा रहा है। एक तरफ आपके पास नॉर्थ कोरिया का है वो किम जोंग, वो तो जी चलो एक और कहानी है। यहाँ पे सबसे बड़ा डर जो है वो यही डर है, इसको इसराइल को जो सबसे बड़ा डर है, और अमेरिका को भी, और बाकी जो जो खाड़ी के देश हैं उनको भी यही डर है कि अगर ये ईरान के पास एक इस्लामिक बॉम्ब बन गया तो सबसे पहले जो है वो इसराइल के ऊपर जाएगा, जिससे कि ये और सारी खाड़ी के देशों के ऊपर ईरान जो है अपनी धौंस जमा के बैठेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब इसी के लिए जो है आप देखिए, अमेरिका ने अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया है, वो इसीलिए बंद किया, उसकी वजह से अब सारी दुनिया को संकट में डाला हुआ है। अब सारी दुनिया करे तो करे क्या। दुनिया से ज्यादा संकट चीन है, क्योंकि चीन के अंदर तो आपने देखा उसका वेनेजुला से तेल भी है, वो भी उसने कब्जे में ले लिया अपना, और यहाँ से जो आ रहा था उसके अंदर भी उसके टैंकर बंद कर दिए। तो ये जो चीज है, ये ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए मेरे हिसाब से चीन को और रशिया को, कि आप जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अबैंडन करें। पीसफुल अगर आप जो है आप कहते हैं कर रहे हैं, आप करें, अंडर सुपरविजन करें, ताकि दुनिया का जो एक डर बैठ गया हुआ है अब सारों के अंदर कि भाई अगर इसके पास इस्लामिक बॉम्ब ये बना लिया, जैसे 60% एनरिचमेंट तो होगी, तो अब 60 से उससे डर्टी बॉम्ब भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि एक एटम बॉम्ब, मतलब कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बने, वो डर्टी बॉम्ब भी बन सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये ईरान को देखना पड़ेगा कि भाई, और ईरान, बार बार हम ईरान कहते हैं, मैं कहता हूँ ईरान नहीं है ये आईआरजीसी है, एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल है जिसने कू करके जो उसने पूरी सत्ता संभाली थी। हम ईरान नहीं कह सकते। टोटल इंटरनेट बैन है, वहां पे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो चल रहा है, कुछ नहीं खबर बाहर आ रही, क्योंकि इसने ऐसा बैन किया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये इंटरनेट खोलेगा, आप देखेंगे किस हिसाब से विजुअल्स आएंगे। पहले भी पीछे कितने को 40,000 के करीब जो जिस हिसाब से इंटरनेट के ऊपर आई है खबरें ईरान के बीच में से, कि 40,000 से ज्यादा लोग जो है वो मौत के घाट उतार दिया आईआरजीसी ने। तो ये चीज है, और इसीलिए आईआरजीसी को अपना अड़ियल नेचर छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो मेरे को लगता है आने वाले दिन फिर बहुत खराब होने वाले हैं, क्योंकि फिर अमेरिका जो है ग्राउंड ट्रूप भेजे ना भेजे, पर एरियल बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी उसकी, और वो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब हम ये सोचेंगे आने वाले समय के अंदर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स जो है वो हो सकते हैं और ये खतरनाक हो सकता है वैश्विक स्तर के ऊपर भी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसीलिए जो है अभी वो मुनीर साहब ने जाना था वहां पे, पहुंचे हुए सर। वो एक लेके, वो अभी गए नहीं क्योंकि उनकी पोस्टपोन होगी वो विजिट। देखते हैं क्या होता है आगे अब। ठीक। रुक करूंगा मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। सर आप किस तरह से देख रहे हैं अब आने वाला समय, और जिस तरह से हमने देखे कि काफी दौरे रहे हैं ईरान चाइना में, खुद ट्रंप पहुंचे, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचे, तो इन सब चीजों को जोड़ के किस तरह से देखते हैं, और वैश्विक स्तर पर ऊपर जिस तरह से असर पड़ रहा है, तो आने वाला समय जो है अगर सुधरा नहीं तो कितना खतरनाक जो है वो साबित होगा। मैं तो आशावादी आदमी हूँ, विश्वास करता हूँ आगे आने वाला समय अमन और चैन का होगा। और ये जो कुछ हो रहा है, ये उठापटक जो चल रही है राजनीतिक कूटनीतिक, इसका अपना स्थान है, लेकिन ये मानकर चलिए कि भविष्य जो है इतना अंधकारमय नहीं है जितना हम डर रहे हैं, सोच रहे हैं। निश्चित रूप से दुनिया के सभी लोग त्रस्त हैं। ट्रम्प का जो बिहेवियर है थोड़ा इरेगुलर है, इररिलेवेंट है, और एक बड़े पॉलिटिशियन को, स्टेटमेंट को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, दुनिया के सभी लोग कहते हैं।
लेकिन अभी जो वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है उसके हिसाब से एक आतंकवादी ईरान का जो था, IRGC का कमांडर, जिसने कि इवाना ट्रम्प को मारने का जिम्मा लिया था, उसने काफी यानी एक्टिविटीज की थी, उसको पकड़ लिया गया है और तुर्की से गिरफ्तार करके उसको ले आए हैं। तब से ट्रम्प थोड़ा ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अब भविष्य में, अभी तो प्रेसिडेंट है इसलिए उनकी सुरक्षा की ठीक व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका में ट्रम्प के विरुद्ध आवाजें बहुत तेजी से उठ रही हैं। सबसे बड़ी आवाजें तो ये उठ रही हैं कि उन्होंने जिस तरह से टैरिफ बम फोड़ा था और अब ईरान पर कभी हमला करने का बोल देते हैं, स्टॉक मार्केट गिर जाता है, फिर जो है ग्रेस पीरियड बढ़ा देते हैं, स्टॉक मार्केट उठ जाता है। इस उतार चढ़ाव में अगर वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सही मानी जाए तो ट्रम्प के परिवार को $900 मिलियन का बेनिफिट अकेले इस शेयर मार्केट से हुआ है। निश्चित रूप से इसमें जो उनका व्यक्तिगत रुचि भी, व्यापारिक रुचि भी शामिल है। यही एक कारण है कि अमेरिका के विरुद्ध आज नाटो के देश हो रहे हैं। मना कर दिया था, हाँ, जर्मनी ने भी अपनी परेशानियां बताई थी, इटली तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय गतिविधि जिस ढंग से चल रही है, चीन के पास स्वयं ट्रम्प आए, खाली हाथ लौटे, पुतिन आए और उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जो दिया वो बड़ा क्लियर कट दे दिया है। इससे ये पता लग, इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा फायदा रूस को हो रहा है। उसका सस्ता तेल अब महंगी दामों पे बिक रहा है। परेशान कौन हो रहा है? हम और आप हो रहे हैं और दुनिया के छोटे छोटे देश हो रहे हैं। अब सभी देश मिलकर ट्रम्प पर दबाव डाल रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकालें। ईरान और ट्रम्प के बीच में निश्चित रूप से 1-2 हफ्ते के भीतर भीतर कोई समझौता हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प में अगर हिम्मत होती तो कभी की फौजें उतार देते। बम्बार्डिंग कितनी भी कर लें, उन्होंने जो है अंडरग्राउंड टनल बना रखे हैं, अपने आर्सेनल सब वहां छोड़ रखे हैं और एक बात कह रखी है कि अब अगर हम पर हमला हुआ तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा रिटेलिएट किया जाएगा। अब अंदाजा लगाइए और सोचने की बात कौन सी कह रहा है। इसका मतलब उसने डर्टी बम बना लिया है और उसका अगर उपयोग होगा तो कहाँ होगा? सऊदी अरब पर तो नहीं होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात पर हो सकता है, अबू धाबी पर हो सकता है। लेकिन अभी जो अबू धाबी के पावर हाउस पर जो आपका एटॉमिक एनर्जी से चलने वाला पावर प्लांट है, उसके पास जो ड्रोन हमला हुआ, कहा जाता था ईरान ने किया, ईरान की तरफ से वो नहीं आया। अब इस बात की पुष्टि हो गई है वो इराक की तरफ से आया। माने अब एक नया उसने प्रॉक्सी दल बना लिया है, इराक में एक्टिवेट है वो। और निश्चित रूप से अभी तक हिजबुल्ला था, हमास था, अब जो है इराक में उसने जो आतंकवादी संगठन खड़ा किया है, ये केवल केवल अरेबिक देशों के लिए खतरा नहीं है, इससे न केवल अमेरिका को खतरा है, इससे पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को चरमराने का प्रयास है। तो निश्चित रूप से सभी देशों को राजनीतिक स्तर पर दबाव डालकर इराक को और ईरान को, इराक तो वैसे ही इस समय बिल्कुल दबी हुई चिड़िया कहना चाहिए, वहाँ जन सामान्य की क्या स्थिति है नोबडी नोस। वहाँ तो सद्दाम हुसैन के बाद प्रगति पूरी रुक गई है, अभी तो उसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन ईरान के बारे में भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद है। कहने के लिए तो उस देश के सभी नागरिक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वहाँ हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है नागरिकों को। अब पर उसका भी कितना उपयोग होगा, कितना उपयोग नहीं होगा, हो सकता है वही हथियार वहाँ की सल्तनत को हटाने के लिए काम में आ जाए, वहाँ गृह युद्ध आ जाए। जी। लेकिन इसमें दो नहीं कि ईरान की आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस समय महंगाई की वजह से ट्रम्प भी परेशान है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है और निश्चित रूप से दोनों चाहते समझौता हो जाए। वह आनाकानी चल रही है, कितने दिन चलेगी ये देखने की बात है। मेरा अनुमान है अधिक से अधिक 1 हफ्ते और ये रूठा रूठी चलेगी और इनको किसी नतीजे पे आना पड़ेगा। साहिल जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ डॉक्टर अभिषेक के अलावा मैं एक चीज और समझूंगा आपसे। ठीक है, युद्ध चलता रहा, काफी देर हो गई, अब उसके बाद चेतावनियां दोनों तरफ से आ रही हैं, पर इसमें एक बात बिल्कुल अहम है कि ये एक बड़ा ट्रेड वॉर बन चुका है। अब बेशक दोनों तरफ से मिसाइलें नहीं चल रही हैं, ड्रोन नहीं चल रहे हैं, पर वैश्विक स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था
बहुत से देशों की चरमरा गई है। भारत भी उनमें से एक है कि जिस तरीके से मतलब हालात बन रहे हैं और भी बिगड़ सकते हैं अगर नहीं सुधरे तो। साफ तौर पर मतलब ट्रेड वॉर, अ, उन दोनों देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान के पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, अमेरिका के पास बचा तो है पर उसको फर्क नहीं पड़ रहा, और इसराइल भी वही उसी राह पे चल रहा है। पर कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर जो है ये कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। साहिल जी, मैं डॉक्टर राम सर की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि मिडिल ईस्ट पहले से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। इस समय ईरान की स्थिति ये हो गई है कि मरे मरेंगे परंतु अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर हम नहीं करेंगे। जो पीस डील है अभी, अब से 20-25 घंटे पहले ही एक सऊदी न्यूज एजेंसी है, उसने उसके बारे में थोड़ा सा आउट किया है। और उसमें यही है जो अनिल सर बता रहे थे कि जो एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए अमेरिका फोर्स कर रहा है ईरान को, और ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके पीछे थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप देखिए इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा के दैट ही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद जो इराक का हाल आज है, वो जो इराक सद्दाम हुसैन के समय था वो आज के समय से मैं कहूंगा कि 100 गुना बेहतर था। ऐसे म्यांमार गद्दाफी, द फर्स्ट अरब लीडर, जिसने खुद से ये कह दिया था कि लीबिया विल नेवर गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, अपना पूरा न्यूक्लियर एम्बिशंस उन्होंने जो है बंद कर दिए थे। और उसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर नेटो फोर्सेस ने, उसमें तो फ्रांस भी था अपने उसके ऊपर गोले बम बरसाने के लिए, तो जिस तरीके से लीबिया के साथ म्यांमार गद्दाफी के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं आईआरजीसी के दिल में ये डर बैठा हुआ है कि इफ वी सरेंडर्ड, अपना न्यूक्लियर एम्बिशन उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, तो हमारे ऊपर भी इस तरीके का अटैक हो सकता है कि पूरी तरीके से रिजीम चेंज कर दिया जाए। क्योंकि अमेरिका का केवल ये उद्देश्य नहीं होता कि किसी देश में डेमोक्रेसी लेके आनी है, या वहां की जनता बड़ी त्रस्त है और उन लोगों को आईआरजीसी बहुत ही ड्रैकोनियन रिजीम में रख रही है। अमेरिका के इससे अलग और ज्यादा मामले होते हैं जो उसके दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे कि ईरानियन ऑयल के ऊपर उसकी बहुत तिरछी नजर है। इस दुनिया में जब से ऑयल, पेट्रो डॉलर और ऑयल का ये जो गठबंधन दुनिया में हुआ है, डॉलर की जो बैकबोन है वो ऑयल की सप्लाई ही है, आप समझ लीजिए। और ऑयल के ऊपर जितना ज्यादा अमेरिका का कंट्रोल रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अमेरिका का डॉलर रहेगा, और जितना मजबूत अमेरिका का डॉलर रहेगा उतना ही शक्तिशाली और महाशक्ति अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इस समय चैलेंज उस पे है, ऑयल जो उनकी ऑयल के ऊपर कब्जा करने का जो इरादा है अमेरिका का, अब उसमें ईरानी कितना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएं, वो भरोसा दिलाने का काम अमेरिका का है कि हम आपके साथ उस हद तक नहीं जाएंगे जो हमने सद्दाम हुसैन के साथ किया या म्यांमार गद्दाफी के साथ किया। डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी का ये जो हल्ला अमेरिकी उछालते हैं, ये झूठी बातें होती हैं, इनको साइड में रखना चाहिए। जी। ये इस समय ये अमेरिका की को जरूरत है कि अगर वो दुनिया में शांति चाहिए, और पूरी दुनिया की आवश्यकता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया देख रही है, हिस्टोरी में ये आज तक की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटल, ऐसा कभी पहले इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया है जिसकी मुहायने पे आज पूरी दुनिया खड़ी है। तो इस समय अगर अमेरिका ये विश्वास दिला पाया ईरान को कि हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा हमने इराक और लीबिया के साथ किया, तो शायद कॉम्प्रोमाइज होगा। और जैसा कि जी। राम सर ने कहा कि इसको 1-1.5 हफ्ते का समय देना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। जी ठीक है सर, मैं रुक करूंगा कैप्टन अनिल गौड़ सर का। सर एक बड़ी अहम बात रखी डॉक्टर आशीर्वाद सर ने, प्रॉक्सी जो है वो, ईरान के जो प्रॉक्सी समूह है इस संघर्ष को कितना खतरनाक जो है वो बना रहे हैं। अब पहले तो बना ही रहे थे, अब आने वाले टाइम के अंदर जैसे इराक की बात की गई, वहां से भी अटैक हुआ। भाई जी देखिए, प्रॉक्सीज तो इन्होंने, ईरान ने पाली हुई है ना। आपके सामने सामने है, हिजबुल्ला है, हमास है, हुती है। अब एक देश जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, और उसके लिए ये जो एग्रीमेंट भी जो जिस जगह अटका हुआ है, वो उसके अंदर कहता है कि जी सीज फायर जो है लेबनान में भी करो जी, उसके अंदर जो हिजबुल्ला के ऊपर अटैक कर रहा है इजराइल, वो भी सीज फायर होना चाहिए उसके ऊपर। इसका मतलब आपकी जो, आपका दिल, दिमाग, और एक आप, मैं कहूँगा स्टेट पॉलिसी जो है वो टेररिज्म में है, जैसे हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं। तो ये जो चीज है, ये
सिंपल सी बात है। मैं तो आईआरजीसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर से देखता हूं कि वो एक सही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो तीन तीन ऑर्गेनाइजेशंस को वो पाल रहा है और उन्हीं से वो काम करवा रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो भी तो हिजबुल मुजाहिदीन और ये अल बदर और सारों को पाल के रखा हुआ है उसने। तो ये जो चीज है, ये भी एक चीज इसके अंदर है बड़ी जरूरी। अब जब ये एग्रीमेंट जा रहा है तो उसके अंदर एक बड़ा क्लियर कट वो उसके अंदर है कि ये प्रॉक्सीज को नहीं सपोर्ट करेंगे। वो भी इनको तकलीफ है, वो कहते हैं जी हम क्या नहीं सपोर्ट करेंगे। अब ये प्रॉब्लम है ना। देखिए, आप एक खुला खुला दिखा रहे हैं दुनिया को कि आप एक टेररिस्ट स्टेट है। मैं फिर ईरानियन लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं आईआरजीसी के बारे में बात कर रहा हूं। ये बड़ा क्लियर एक हम अपने जहन में रख ले कि हाँ, आईआरजीसी क्या है और ईरानियन लोग क्या हैं। ईरानियन सभ्यता तो वो भी बड़ी पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो आईआरजीसी एक अलग चीज है। अब ये जो चीज है, ये अगर इसको नहीं छोड़ना चाहते, इसका मतलब ये समझौता होगा नहीं, क्योंकि जो तीन बातें हैं वो उसके ऊपर अगर ये नहीं मानेंगे फिर तो कोई फायदा नहीं ना। अमेरिका कहता है जी हम सैंक्शन भी हटा देंगे, हम आपका सारा कुछ जो है वो जो आपका इनका जो फंड जो है और बाकी एसेट्स वगैरह जो सीज किए हुए हैं वो भी रिलीज कर देंगे, आपको तेल एक्सपोर्ट करने का भी सारा कुछ दे देंगे। पर ये तीन चीजें आपसे नहीं करनी है और ये तीन चीजों पे हमानी है। अब ये कहते नहीं हमने नहीं मानना। तो अगर ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये जो स्टेट है, लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये इस हिसाब से करते हैं। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप तो ये देख के कर रहा है ना कि भाई एक एक आप देश को जो है, जब आपने एक एग्रीमेंट किया, जी उस एग्रीमेंट को तोड़ के आप क्लैंडस्टाइनली आप इसको कर रहे हैं। और आईएई की जब इंस्पेक्शन हुई, उन्होंने भी कहा कि इन्होंने हमें सारी फैसिलिटीज नहीं दिखाई, तब से ये सारा कुछ शुरू हुआ ना। तो ये जो चीज है ये बड़ी जरूरी है। बिल्कुल एक सर। दूसरी बात ये है कि देखिए, ईरान की हालत जो है इकोनॉमिकली भी और मैं कहूँगा इवन फॉर फूड ग्रेन वगैरह भी बहुत खराब है हो रही है, क्योंकि हमरूद बंद होने की वजह से। अब हालांकि पाकिस्तान की उधर से उन्होंने रास्ते खोल दिए, पर उसके अंदर भी कुछ ज्यादा इसके जो फूडस्टफ्स आने का जो है, जैसे अगर आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक शिप आता है उसके अंदर कितना आता है और वो शिप अनलोड होकर ट्रक्स में जाएगा तो किस किस हिसाब से जाएगा, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स कितनी होती है वो आपके सामने है। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उनके सामने कि भाई खाने पीने का जो सामान है आपके पास, फूड ग्रेन वगैरह का कितना स्टॉक है, क्या है और कैसे चलेगा। अब इंटरनेट बैन होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है वहां पे, कि क्या हालत है लोगों की। तो वो तो जब उठेगा तभी पता लगेगा। तो ये चीज है कि मेरे हिसाब से ईरान को जो है ये बड़ा क्लियर कट एक मैसेज है कि आप ये तीन चीजें छोड़ दें और बाकी जो गारंटीज हैं वो सारी देने को तैयार है अमेरिका। और अगर वो नहीं मानते जी तो मेरे को लगता नहीं है कि फिर आगे सर्वाइवल जो है। अब आप कहेंगे कि जी ईरान का सर्वाइवल कैसे रहेगा, ईरान का नहीं आईआरजीसी का सर्वाइवल वो मुश्किल है आगे। मेरे को लगता है कि जैसे ये अभी ठीक। राम जी बता रहे थे कि जी वो उनको जो है अपने सिविलियन पॉपुलेशन को भी हथियार दे रहे हैं, तो हो सकता है वही हथियार इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो फिर क्या होगा, ये चीज है। जी ठीक। रुकूंगा मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। सर अब भारत की बात करते हैं। सर भारत को किस तरह देखते हैं आप इस पूरी स्थिति के अंदर, और जो भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर का एक बड़ा संकट जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से संकट चूंकि पूरी दुनिया में है, हम दुनिया से अलग नहीं है, इसलिए हमको तो संकट का आहट जो है काफी पहले थी। यही एक कारण था कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार मौजूद थे, और अभी भी मेरा ख्याल है 2 महीने तक तो किसी तरह की कोई परेशानी पड़ेगी नहीं। उम्मीद ये है 2 महीने के भीतर भीतर कोई ना कोई एक रास्ता निकल ही आएगा, क्योंकि हमसे ज्यादा परेशान जो है दुनिया के दूसरे देश हो रहे हैं। जापान भी हो रहा है, साउथ कोरिया भी हो रहा है, चीन तो हो ही रहा है, लेकिन चीन जो है कुछ मामलों में बेहद ही चतुर है, एडवांस्ड है, और वहाँ की तकनीक काफी एडवांस हो रही है। देखिए ना, आज अगर हमको सबसे बड़ा संकट तेल के बाद अगर दूसरा है तो फर्टिलाइजर का है। अब फर्टिलाइजर जो है चीन ने वहां पर एक नई तरकीब से निकालना शुरू कर दिया है।
उसने कोयले से यूरिया बनाना शुरू कर दिया है। अब कैसे बन रही है, क्या तरकीब है, वो अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी चूंकि पहले से तैयारी नहीं हुई थी। आज की तारीख में चीन उर्वरक के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। और यही एक कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देशवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करें, अपने डॉलर्स बचाएं, विदेशी मुद्रा बचाएं, क्योंकि विदेशी मुद्रा की आज आवश्यकता तेल के लिए जितनी है उससे कहीं ज्यादा रक्षा सामग्री के लिए है। कुछ क्षेत्रों में जैसे हवाई जहाज के मामले में मान लें, फाइटर विमान की स्क्वाड्रन हमारे यहाँ भी कम है। अगर खुदा न ख्वास्ता हमको पाकिस्तान से और चाइना से एक साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो हम कमजोर ना पड़ जाएं, उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा के भंडार को सुरक्षित और संयमित खर्च करना है, और संयमित ही खर्च हो रहा है निश्चित रूप से। लेकिन देश के दुश्मनों की कहीं कमी नहीं है, देश के अंदर भी मौजूद हैं। देखिए लोगों की हिम्मत, हमारे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं। गद्दार किसे कहते हैं? गद्दार तो आज की तारीख में डीप स्टेट है, जिसने कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर यहाँ वो समस्या पैदा करने की कोशिश कर रही है जो श्रीलंका में हुई थी, जो बांग्लादेश में हुई थी, जो नेपाल में हुई थी। लेकिन भारत का युवक बहुत चतुर है, निश्चित रूप से जी यहाँ शासकीय प्रशासकीय व्यवस्थाएं काफी सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था मजबूत है। अब हम देशवासियों का कर्तव्य है कि हमको इस भविष्य में आने वाले संकट, मैं इसको संकट ही कहूंगा, जिसका कि हमको पूर्व आभास है, उसमें हमको सरकार का सहयोग देना चाहिए। और इस तरह जो जैन जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर, उन सब से हमको उस पे उसका विरोध करना चाहिए और ना कि उनका समर्थन। लेकिन हमारे अपने जयचंद यहाँ छुपे हुए हैं विभिन्न पार्टियों में, जो कि कुर्सी की लालसा से देश हितों की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे जी हैं। इस सब किसी को भी कोई भी देश की रक्षा के अलावा कुछ सोचना नहीं चाहिए, जनहित की बातें सोचना चाहिए। उसके लिए सरकार को हमको मदद करना चाहिए। मैं सरकार या बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, जिसने उस जमाने का भी चुनाव देखा है जब एक एक उम्मीदवार की एक एक पेटी होती थी, फिर पेटियां आई। अब इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उसका भी मुझे तकनीकी ज्ञान मालूम है। हमारे यहाँ जितने स्वच्छ और साफ सुथरे तरीके से चुनाव होते हैं ऐसे दुनिया में कहीं नहीं जी होता है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जनता को बरगलाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ लोग जो हैं इस तरह से सिर्फ वोट की राजनीति के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके प्रति हमको सावधान रहने की आवश्यकता जी है। इस समय अगर हम ईमानदारी से देखा जाए, ठीक इस संकट से बहुत आसानी से निकलेंगे, बशर्ते कि सभी नागरिक जो है इस संकट को समझते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करें, ना कि हो हल्ला करें। साहिल ठीक जी, ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक लावत सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। कैप्टन अनिल सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और मैं डॉक्टर रामचंद्र सर एक आपका धन्यवाद, शुक्रिया। सर 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 एक समय पॉइंट एक पॉइंट जी सर, एक पॉइंट सर कट जाएगा, मुझे लगता ये है कट जाएगा। अभी राम जी ने कॉकरोच पार्टी के बारे में बताया। एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके जितने 14-15 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसमें सिर्फ 9% जो है वो हिंदुस्तानी है, जी सर बाकी जबकि 49% पाकिस्तानी है और बाकी देशों के हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्टी है ये कोई ये वो पार्टी नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि हो जी ये जेनजी खड़ा हो गया हिंदुस्तान का। जेनजी नहीं खड़ा हुआ, ये जॉर्ज सोरोस और उसके जो है जो आप जो बाकी जो देश को तोड़ने प्रोपोगेंडा वाली वॉरफेयर है, ताकतें हैं ये उसकी पार्टी है। बिल्कुल सही ये बोला आप। प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है हमारे खिलाफ सर। हाँ जी सर, सर ठीक ठीक, देखिए धन्यवाद सर, बिल्कुल सही बात है। वैसे ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है बात करने का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ एक अमेरिका और ईरान के बीच टकराव नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट परमाणु वार्ता, तेल संकट और सैन्य गतिविधियों ने हालात बेहद संवेदनशील बना दिए हैं। एक तरफ अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी या दुनिया एक नए बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ती चली जाएगी। द रियल शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।